1983 में केविन ट्रॉन सिस्टम नाम का एक वर्चुअल यूनिवर्स बनाता है। इस सिस्टम का एक हिस्सा के नाम से जाना जाता है, जो एक ऐसा वातावरण है जहां प्रयोग वास्तविक दुनिया की तुलना में बहुत तेजी से हो सकते हैं। केविन अपने शरीर को डिजिटल जानकारी में बदलकर खुद को सीधे ग्रिड में ट्रांसपोर्ट करने में भी कामयाब हो जाता है। 1989 में अपनी पत्नी की मौत के बाद केविन रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है और अपनी सारी संपत्ति अपने बेटे सैम के लिए छोड़ जाता है। 2010 में सैम अपने पिता को ग्रिड के अंदर ढूंढ निकालता है, लेकिन केविन को अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी देनी पड़ती है। अब 2025 में कंपनी की एनकम और डिलिंगर सिस्टम्स ग्रिड पर नियंत्रण पाने के लिए लड़ रहे हैं। एनकम को फिलहाल 2 बहनें ईव और टेस चला रही है, क्योंकि सैम ने निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया था। डिलिंगर सिस्टम्स का सीईओ जूलियन है, जो डिलिंगर परिवार की विरासत को बहाल करना चाहता है। ग्रिड में एरीज नाम का एक प्रोग्राम लगातार ट्रेनिंग से गुजर रहा है। वह उन सभी प्रोग्राम से एक साथ लड़ता है जो उस पर हमला करते हैं और बिना किसी कठिनाई के उन सभी को हराने में गजब का कौशल दिखाता है। एक दिन एरीज की नींद खुलती है और उसे पता चलता है कि उसकी डिस्क को अपग्रेड मिला है। अचानक उसके सामने एक बड़ा चेहरा दिखाई देता है, जो खुद को एरीज का क्रिएटर बताता है। पता चलता है कि एरीज को जूलियन ने डिलिंगर सिस्टम्स के लिए सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर के रूप में बनाया था। जूलियन एरीज को अपना मास्टर कंट्रोल कहता है। उस रात जूलियन इन्वेस्टर्स के एक ग्रुप के लिए एक खास प्रेजेंटेशन देता है। सभी के सेफ्टी ग्लास पहनने के बाद एक विशाल डिवाइस कई लेजर्स को एक्टिवेट करता है, जो कमरे के बीच में एक टैंक बनाते हैं। यह टैंक पूरी तरह से हथियारों से लैस और युद्ध के लिए तैयार है। जूलियन बताता है कि इसे ग्रिड में डिजाइन किया गया था और लेजर्स द्वारा इसे असली दुनिया में लाया गया है, इसलिए यह तकनीक कुछ ही मिनटों में पूरी टीम को हथियार दे सकती है। वह यह भी कहता है कि वे खुद सैनिक सोल्जर भी पैदा कर सकते हैं और एरीज को दिखाने के लिए टैंक खोलता है। वह बताता है कि एरीज बहुत ताकतवर, तेज और बुद्धिमान है। एरीज प्रोप्राइटरी है और पूरी तरह से एक्सपेंडेबल, यानी जिसे बलिदान किया जा सके है, जो उसे एक बेहतरीन सैनिक बनाता है। उसे पानी या भोजन की आवश्यकता नहीं है और उसका खून भी नहीं बहता। अगर वह लड़ाई के दौरान हार जाता है तो जूलियन बस दूसरा बना सकता है। वह यह भी वादा करता है कि उस पर नियंत्रण खोने से बचने के लिए एडवांस फेल सेफ मैकेनिज्म मौजूद है। उसी पल कुछ बादलों की गरज सुनाई देती है और एरीज एक त्वरित स्कैन करके निष्कर्ष निकालता है कि जल्द ही बारिश होगी, जिससे हर कोई हंसने लगता है। सभी इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन से बहुत प्रभावित होते हैं और जूलियन के साथ काम करने के लिए उत्सुक है। इन्वेस्टर्स के जाने के बाद एरीज बाहर जाता है और बारिश में एक फायरफ्लाई को निहारता है, क्योंकि उसने पहले कभी प्रकृति का अनुभव नहीं किया था। अचानक एरीज और टैंक उसी जगह पर डिसोल्व जाते हैं और यह पता चलता है कि प्रोग्राम्स वास्तविक दुनिया में केवल 29 मिनट तक ही टिक सकते हैं। जूलियन की मां एलिजाबेथ उसे चेतावनी देती है कि इन्वेस्टर्स को धोखा देना एक बहुत बुरा विचार है, लेकिन जूलियन को यकीन है कि वह परमानेंस कोड ढूंढ लेगा जो प्रोग्राम्स को हमेशा के लिए वास्तविक दुनिया में रहने की अनुमति देगा। एलिजाबेथ उसे याद दिलाती है कि अगर उसे 6 महीने में जीत नहीं मिली तो बोर्ड उसे निकाल देगा। अलास्का में ईव एक प्राइवेट स्टेशन पर पहुंचती है, जिसे केविन ने स्थापित किया था और बाद में उसकी बहन टेस द्वारा उपयोग किया गया था, जिसकी कैंसर से मृत्यु हो चुकी है। ईव कंप्यूटर पर टेस द्वारा छोड़े गए एक उत्साहजनक संदेश को देखती है, जिसके बाद उसका दोस्त सेठ भी वहां आ जाता है। टेस ने केविन की पुरानी फाइलों में परमानेंस कोड खोजने में बहुत समय बिताया था और अब ईव और सेठ उसके मिशन को जारी रखेंगे। उस ठंड के माहौल में 4 दिन रहने और दर्जनों पुरानी डिस्कनेक्ट्स खोजने के बाद दोनों को आखिरकार एक रहस्यमय कोड मिलता है, जो डबल हेलिक्स के आकार का है। इसे टेस्ट करने के लिए वे ग्रिड में एक ऑरेंज का पेड़ डिजाइन करते हैं और इसे लेजर्स के साथ वास्तविक जीवन में लाते हैं। फिर वे समय पर नजर रखते हैं और यह पुष्टि करके खुश होते हैं कि 29 मिनट बीत जाने के बाद भी पेड़ गायब नहीं होता। इस बीच एरीज काफी घबराया हुआ ग्रिड में वापस आता है। वह जूलियन के भाषण के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा है और कैसे उसे एक खिलौने की तरह समझा गया। उसकी सेकंड इन कमांड एथेना उससे अनुभव के बारे में पूछती है। एरीज उसे बताता है कि बारिश कितनी दिलचस्प थी, यह कहते हुए कि यह वास्तविक दुनिया की पिछली यात्राओं से बहुत अलग महसूस हुआ। एथेना समझ नहीं पाती कि महसूस करने से उसका क्या मतलब है। अगली रात एनकम के लेटेस्ट गेम के लॉन्च के लिए एक बड़ा इवेंट है। चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर एजे चिंतित है, क्योंकि उसने दिनों से ईव से बात नहीं की है और मीडिया इवेंट से उसकी अनुपस्थिति के बारे में बात कर रहा है। इस बीच एलिजाबेथ को पता चलता है कि जूलियन एनकम को हैक कर रहा है, क्योंकि वह जानता है कि ईव भी कोड के पीछे है। एलिजाबेथ को लगता है कि यह बहुत जोखिम भरा है, लेकिन जूलियन उसे नजरअंदाज कर देता है और ईव की यूजर फाइल निकालने के लिए अपने प्रोग्राम्स भेजता है। जल्द ही एरीज, एथेना और अन्य सैनिक प्रोग्राम ग्रिड में एनकम सर्वर में घुसपैठ कर रहे हैं। एक विशेष उपकरण उनके प्रवेश के लिए इमारत के किनारे एक छेद खोलता है और वास्तविक दुनिया में एक गार्ड को ब्रीच अलर्ट मिलता है। डिलिंगर टीम तेजी से सर्वर पर डिजिटल गार्ड्स को नीचे गिरा देती है और एरीज इंफॉर्मेशन ब्लॉक में जाता है, जो जूलियन को पूरा एक्सेस देता है। जैसे ही एनकॉम कंटेनमेंट प्रोटोकॉल सक्रिय करता है, एरीज का ध्यान ईव के एक इंटरव्यू वीडियो से भटक जाता है, जिसमें प्रोग्राम्स और मानवता के साथ उनके संबंध के प्रति बहुत अधिक मानवीय दृष्टिकोण है। यह भटकाव जूलियन को कुछ सेकंड के लिए रोक देता है, लेकिन एरीज होश में आता है और अंततः फाइल प्राप्त कर लेता है। टीम फिर वहां से निकलने की कोशिश करती है, हालांकि एनकॉम सिक्योरिटी प्रोग्राम्स उन्हें रोकने के लिए पहुंचते हैं। एक भयंकर लड़ाई शुरू होती है और भले ही एनकॉम के पास अधिक सैनिक है, डिलिंगर के सैनिकों की श्रेष्ठता स्पष्ट है। उनके अद्भुत कौशल उन्हें आसानी से गार्ड से लड़ने की अनुमति देते हैं और जल्द ही वे एंग्लाइडर बुलाकर भाग रहे होते हैं। एरीज पीछे रह जाता है जब वह नोटिस करता है कि उसका एक साथी अभी भी लड़ रहा है और घायल भी हो गया है। एथेना सोचती है कि उन्हें उसे छोड़ देना चाहिए।
लेकिन एरीज वापस जाता है और अपने साथी सैनिक को बचाने के लिए बचे हुए गार्ड से जल्दी से लड़ता है। जूलियन को अपने प्रोग्राम्स को असफल होते देखना पसंद नहीं है और वह सर्वर पर एक बम गिराता है, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है जो इनकॉम ग्रिड को डिसेबल कर देता है, लेकिन सैनिकों को भी। यह एजे की प्रस्तुति को भी नष्ट कर देता है और कार्यक्रम रद्द कर दिया जाता है। कुछ समय बाद एरीज अपने कमरे में जागता है और नोटिस करता है कि घायल सैनिक को पुनर्जीवित नहीं किया गया था। वह जूलियन से इसके बारे में पूछता है और उसे पता चलता है कि असफलताओं को हमेशा डिलीट कर दिया जाएगा, जिससे वह काफी परेशान हो जाता है। जूलियन एरीज को एक नया मिशन देता है, उसे ईव का पता लगाना होगा। बाद में जूलियन को एजे का फोन आता है जो गुस्से में है और इन्वेस्टर्स को 29 मिनट की सीमा के बारे में बताने की धमकी देता है। जूलियन उसे ईव के लापता होने के बारे में ताना मारने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही वह गुस्सा हो जाता है और फोन काट देता है। कुछ समय बाद ईव और सेठ ग्रिड से लाए गए संतरों के साथ अलास्का छोड़ देते हैं। एक बार जब वे विमान में होते हैं तो उनके फोन को फिर से नेटवर्क मिल जाता है और एजे आखिरकार ईव को कॉल कर पाता है। ईव उसे यह बताकर शांत करती है कि उसे कोड मिल गया है। इस बीच एरीज ईव की सभी फाइलों को देखता है और उसके जीवन के बारे में जानता है। वह उसकी छुट्टियों के वीडियो देखता है, लेकिन यह भी कि कैसे वह अपनी बहन के कैंसर और उसे हुए दुख के साथ जी रही थी। हजारों फाइलों को खोजने के बाद एरीज को अलास्का में पेड़ मिल जाता है और वह जानकारी जूलियन को भेज देता है। वह तुरंत एरीज, एथेना और एक जोड़ी एडवांस बाइक को असली दुनिया में लाता है और उन्हें 29 मिनट में ईव को खोजने के लिए भेजता है। शहर में ईव अपने निजी हवाई अड्डे से बाइक पर निकलती है और जल्द ही सड़कों पर सुरक्षा कैमरे उसकी लोकेशन ढूंढ लेते हैं। एरीज और एथेना उसके पीछे जाते हैं और जब ईव नोटिस करती है कि उसका पीछा किया जा रहा है तो वह गति बढ़ा देती है, जिससे पुलिस का ध्यान उस पर जाता है। हालांकि जब पुलिस की गाड़ी पीछा करने की कोशिश करती है तो सैनिक अपनी बाइक पर एक बीम सक्रिय करते हैं जो वाहन को 2 टुकड़ों में काट देती है। ईव और तेज जाने की कोशिश करती है, लेकिन एथेना को बहुत करीब आते हुए पाती है, इसलिए वह हाईवे से उतरने के लिए अचानक मुड़ जाती है। यह एक बस को अचानक रुकने और सड़क को ब्लॉक करने के लिए मजबूर करता है, जिससे एरीज पीछे रह जाता है। एथेना सड़क पर ईव का पीछा करना जारी रखती है और एक पार्किंग गैरेज में उसका पीछा करती है। ईव कुछ कारों के पीछे छिप जाती है और जब वह एथेना को रैंप पर आते हुए देखती है तो उसे नीचे गिराने के लिए अपनी बाइक उस पर फेंक देती है। एरीज को अलर्ट मिलता है और वह लोकेशन पर पहुंचता है। एथेना जल्दी ठीक हो जाती है और पैदल ही रैंप पर ऊपर जाने लगती है, इसलिए ईव उसकी बाइक चुरा लेती है और जल्दी से निकल जाती है। जब ईव सड़क पर लौटती है तो एरीज उसे पकड़ लेता है और पीछा जारी रहता है। वह लेजर बीम का उपयोग करके उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ईव समय रहते चकमा देने में सफल हो जाती है। हालांकि वह इस प्रक्रिया में अन्य कारों को तोड़ देती है। एरीज तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन एक बच्चे वाली कार से सड़क को ब्लॉक पाता है, इसलिए उसे रुकना पड़ता है। इससे ईव आगे बढ़ पाती है। जूलियन अपने कंप्यूटर पर सब कुछ देख रहा है और अपने सैनिकों की विफलता से खुश नहीं है, इसलिए वह अपने आदमियों को भेजता है। ढेर सारे बटन आजमाने के बाद ईव भी लेजर बीम को सक्रिय करने में सफल हो जाती है। हालांकि एरीज जानता है कि इसे कैसे चकमा देना है और उसके साथ साथ चलने के लिए गति बढ़ाता है। वे दोनों अन्य ड्राइवरों से बचते हैं, लेकिन बीम वैसे भी दुर्घटनाओं का कारण बनती है। वे एक दूसरे से टकराने लगते हैं और गलती से एक गेट और कचरे के ढेर के बीच से निकल जाते हैं, जिससे वे दोनों क्रश हो जाते हैं। ईव सुरक्षित रूप से एक कचरे के कंटेनर के अंदर गिरती है और तुरंत बाहर कूदकर भागने लगती है। एरीज भी पैदल उसका पीछा करता है, क्योंकि दोनों बाइक खराब हो चुकी है। वे डॉक्स पर पहुंचते हैं और ईव खुद को फंसा हुआ पाती है, इसलिए वह कोर वाली ड्राइव को तोड़ देती है और उसे पानी में फेंक देती है। जब एरीज उसके पास पहुंचता है तो समय समाप्त होने पर वह कमजोर महसूस करने लगता है और ईव को अंततः एहसास होता है कि वह एक प्रोग्राम है। एरीज और एथेना के डिजिटल दुनिया में वापस गायब होने से ठीक पहले एरीज को एक सहानुभूतिपूर्ण प्रतिक्रिया महसूस होती है। उसी समय एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है और जूलियन का गुर्गा हेंचमैन ईव को ग्रिड में भेजने के लिए एक विशेष लेजर का उपयोग करता है, जो उसे डिजिटलाइज कर देता है। पीछा करने से हुए नुकसान की खबर हर जगह है और एलिजाबेथ कहती है कि जूलियन लापरवाह हो रहा है। जूलियन का कहना है कि जब वह कोड प्रकट करेगा तो दुनिया उसे माफ कर देगी, लेकिन एलिजाबेथ का मानना है कि वह उतना नियंत्रण में नहीं है जितना वह सोचता है। ग्रिड में एरीज और एथेना ईव की डिजिटलाइजेशन प्रक्रिया को पूरा करते हैं और उसे एक आइडेंटिटी डिस्क के साथ सक्रिय करते हैं। वे बताते हैं कि परमानेंस कोड उसके अंदर है, क्योंकि इसे एक बार देख लेना ही काफी है, लेकिन एक त्वरित विश्लेषण से पता चलता है कि बलपूर्वक कोड निकालने से वह मर जाएगी। एथेना को परवाह नहीं है, लेकिन एरीज सैनिकों को रोकता है और जूलियन को अपनी चिंताओं के साथ संदेश भेजता है। वे निजी तौर पर चैट करते हैं और जूलियन एरीज को याद दिलाता है कि उसे बिना किसी शिकायत के हर आदेश का पालन करना है, इसलिए वह कोड चाहता है चाहे ईव को कुछ भी हो जाए। जब एरीज एक्सट्रैक्शन रूम में लौटता है तो वह एथेना को बताता है कि वह जूलियन से बात नहीं कर सका क्योंकि वह व्यस्त है, इसलिए वे नए आदेश मिलने तक एक्सट्रैक्शन को रोक देंगे। एरीज प्रोग्राम्स को भेज देता है और एथेना तुरंत जूलियन से संपर्क करती है और बताती है कि एरीज खराब मैल फंक्शनिंग हो गया है। जूलियन उसे कोड प्राप्त करने और एरीज और ईव दोनों को मारने का आदेश देता है, चाहे जो भी करना पड़े। इस बीच एरीज ईव से पूछता है कि उसे किस पर भरोसा करना चाहिए। ईव कहती है कि जूलियन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह हर किसी को और हर चीज को एक्सपेंडेबल मानता है। उसी पल एथेना 2 सैनिकों के साथ लौटती है जो तुरंत हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि एरीज अपनी डिस्क को फर्श पर गिरा देता है ताकि एक छेद खुल सके जो उसे
और ईव को बाहरी ग्रिड पर गिरा देता है। वे नीचे गिरते समय कई लाइटों से टकराते हैं और एक काले तरल पदार्थ में जा गिरते हैं। एरीज उसे पकड़ने के लिए उसकी ओर तैरता है और एक बाइक बुलाने के लिए एक उपकरण का उपयोग करता है जो उन्हें वहाँ से जल्दी बाहर निकालती है। एथेना को पता चलता है कि यह जोड़ी ट्रांसफर पोर्टल पर जा रही है और वह ड्रोन्स भेजती है। जैसे ही वे ग्रिड के माध्यम से ड्राइव करते हैं, ईव सभी रोशनी और कोडिंग को देखकर चकित हो जाती है। एरीज बताता है कि ट्रांसफर पोर्टल उसे वापस वास्तविक दुनिया में भेज सकता है, लेकिन वह उसकी मदद तभी करेगा जब वह कोड साझा करेगी। वह वादा करता है कि वह अब जूलियन की मदद नहीं करना चाहता, वह अपने लिए कोड चाहता है। जल्द ही ड्रोन पकड़ लेते हैं और बीम सक्रिय करते हैं, इसलिए एरीज बाइक के चारों ओर एक विशेष ढाल लगाता है। जब एरीज एक बड़ी छलांग लगाता है जो ड्रोन्स को पीछे छोड़ देती है, तो ईव उसका सौदा मानने के लिए सहमत हो जाती है। जब ड्रोन फिर से उनके पास आते हैं, तो एरीज अपनी डिस्क का उपयोग सुरंग को नुकसान पहुंचाने के लिए करता है, जिससे मलबा ड्रोन्स के ऊपर गिर जाता है। जोड़ी के पीछे एक बड़ा विस्फोट होता है, लेकिन एरीज इतनी तेजी से ड्राइव करता है कि वे इसकी चपेट में नहीं आते और वे ठीक समय पर पोर्टल में कूद जाते हैं। डिलिंगर ऑफिस में लेजर डिवाइस एरीज और ईव को वास्तविक दुनिया में लाता है। जूलियन अपने आदमियों को भेजता है, लेकिन एरीज आसानी से उन सभी को सेकंडों में नीचे गिरा देता है। जूलियन के चिल्लाने को नजरअंदाज करते हुए दोनों एक वैन चुराते हैं और भागने के लिए कुछ गेट्स को तोड़कर निकल जाते हैं। फिर एक उग्र जूलियन एथेना को भी वास्तविक दुनिया में लाता है और उसे नया मास्टर कंट्रोल कहता है। उसे एरीज और ईव के पीछे जाने के लिए एक ग्लाइडर और एक डिजिटलाइजिंग गन दी जाती है। एथेना के जाने के बाद एलिजाबेथ जूलियन को थप्पड़ मारती है। सड़क पर ईव एरीज को बताती है कि उसे केविन की फाइलों में कोड मिला था, इसलिए केविन के पुराने सिस्टम में भी एक कॉपी होनी चाहिए। हालांकि एरीज को नहीं लगता कि वे इस पुरानी वैन में 29 मिनट में इनकॉम ऑफिस पहुंच पाएंगे और उन्हें एक डिजिटलाइजिंग गन की भी आवश्यकता होगी। ईव एक गैस स्टेशन पर रुकती है और एक मैगजीन में अपनी तस्वीर दिखाकर क्लर्क को अपना फोन उधार देने के लिए मना लेती है। वह सेठ को फोन करती है और उसे डिजिटलाइजिंग गन के साथ ऑफिस में रहने के लिए कहती है। फिर वह और एरीज क्लर्क की तेज कार ले लेते हैं और वह वादा करती है कि वह उसे पैसे भेज देगी। यह जोड़ी गैस स्टेशन के सुरक्षा कैमरों पर दिखाई देती है ताकि एथेना उन्हें ट्रैक कर सके। एरीज अविश्वसनीय रूप से तेज ड्राइव करता है, लेकिन उसके बेहतरीन रिफ्लेक्स से सभी कारों को चकमा देना आसान बनाते हैं। यात्रा के दौरान वह ईव को उन सभी चीजों के बारे में बताता है जो वह उसके बारे में जानता है, क्योंकि उसने उसकी सभी फाइलें पढ़ी है, जिसमें उसके परिवार के साथ टेक्स्ट भी शामिल है। वह उसे बताती है कि प्यार और दुहक से निपटना कितना कठिन है और एरीज अंततः समझ जाता है कि ईव अपनी बहन का काम जारी रख रही है, क्योंकि यह उसे जोड़े रखता है। इनकॉम ऑफिस के बाहर एरीज तेजी से पार्क करने के लिए कार को क्रैश कर देता है। यह जोड़ी सेट से मिलती है और वे म्यूजियम फ्लोर पर भागते हैं, जहाँ केविन का पुराना कंप्यूटर प्रदर्शनी का हिस्सा है। एक बार जब ईव के पास कोड होता है, तो सेठ डिजिटलाइजिंग गन को असेंबल करता है, लेकिन इससे पहले कि वे एरीज की मदद कर सकें, एथेना वहां आ जाती है। हालांकि वह हमला नहीं करती और एरीज को पता चलता है कि वह उसके टाइम आउट होने का इंतजार कर रही है। वह योजना में बदलाव की घोषणा करता है और एथेना से लड़ने के इरादे से खिड़की से कूद जाता है, लेकिन ईव वैसे भी बंदूक को सक्रिय करती है और उसे केविन के ग्रिड में भेज देती है। फिर एथेना खिड़की तोड़कर अंदर आती है और इस प्रक्रिया में अधिकांश म्यूजियम को नष्ट कर देती है। वह नोटिस करती है कि एरीज पहले ही ट्रांसफर हो चुका है, इसलिए वह उसे वापस आने से रोकने के लिए बंदूक को भी तोड़ देती है। सेठ उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन एथेना उसे मुक्का मारती है और वह दूर जा गिरता है। वह कुछ आर्केड मशीनों से टकराता है और बेहोश हो जाता है। ईव भागने की कोशिश करती है और एथेना अपने रास्ते में आने वाली हर मशीन को नष्ट करते हुए उसके पीछे जाती है। आखिरकार एथेना ईव को घेरने में कामयाब हो जाती है, लेकिन उसी पल स्प्रिंकलर सक्रिय हो जाते हैं और एथेना अपने शरीर पर पानी के एहसास से बहुत भ्रमित हो जाती है। यह उसे विचलित करता है, जिससे उसका समय समाप्त हो जाता है और वह डिजिटल दुनिया में लौट आती है। डिलिंगर ऑफिस में जूलियन यह जानकर हैरान है कि एथेना ने लेजर्स को उसे वास्तविक दुनिया में वापस लाने के लिए मजबूर किया है। वह उस पर चिल्लाता है, लेकिन उसे रोकने में विफल रहता है। एलिजाबेथ उनके साथ शामिल होती है और घोषणा करती है कि उसने बोर्ड को जूलियन को फायर करने के लिए मना लिया है, इसलिए वह कंपनी का नियंत्रण वापस ले रही है। उसका पहला फैसला प्रोजेक्ट को बंद करना है, लेकिन एथेना उसे मारने के लिए अपनी डिस्क से छुरा घोंप देती है। जूलियन तबाह हो गया है, फिर भी एथेना बताती है कि वह सिर्फ उसके आदेशों का पालन कर रही है, क्योंकि जूलियन ने उसे किसी भी तरह से मिशन पूरा करने के लिए कहा था। एथेना अपने मिशन को जारी रखने के लिए 2 सैनिकों और रिकॉग्नाइजर नामक एक शक्तिशाली वाहन को लाती है। जूलियन कंप्यूटर की ओर भागता है और सिस्टम को ओवरराइड करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इनकॉम ऑफिस में एजे सारी तबाही देखकर हैरान है। ईव बताती है कि क्या हुआ और उसे बंदूक ठीक करने के लिए मनाती है। समूह एथेना को दूर से आते हुए देखता है और ईव को पता चलता है कि जब तक डिलिंगर के सिस्टम ऊपर है, एथेना आती रहेगी। वह एजे को उस बंदूक का उपयोग करने के लिए कहती है जिसे एथेना ने गिरा दिया था, ताकि वह डिलिंगर के सिस्टम को हैक कर सके और उनके ग्रिड से छुटकारा पा सके, जबकि वह कुछ समय खरीदने के लिए बाहर जाती है। सड़क पर रिकॉग्नाइजर को देखकर लोग घबरा जाते हैं। कानून प्रवर्तन एक हेलीकॉप्टर के साथ रिकॉग्नाइजर के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन एथेना इसे जल्दी से मार गिराती है। जल्द ही सेना जेट्स में दिखाई देती है, हालांकि उन्हें भी सेकंडों में नीचे लाया जाता है। ईव सड़क पर भाग रही है, इसलिए एथेना उसे खोजने के लिए ट्रैकिंग मिसाइलों का एक समूह भेजती है। एक हताश ईव उनमें से कुछ को चकमा देने में कामयाब होती है, लेकिन दुख की बात है कि मिसाइलें अभी भी उसे फंसाने के लिए उसके चारों ओर एक लाइट सर्कल बनाने में कामयाब हो जाती है। उसी पल सैन्य जेट्स में से एक रिकॉग्नाइजर के पैरों से टकराता है, जिससे वह नियंत्रण खो देता है और नीचे आते समय कई इमारतों से टकराता है। केविन के 80 के दशक के ग्रिड में एरीज एक बिट से मिलता है और उसकी मदद मांगता है। बिट एक पुराने स्टाइल की बाइक को प्रकट करता है और एरीज को एक गुप्त क्षेत्र में ले जाता है, जहां वह केविन के प्रोग्राम मैनिफेस्टेशन से मिलता है। एरीज बताता है कि वह अब केवल अपने लिए कोड नहीं चाहता है, वह ईव की रक्षा के लिए जीना चाहता है। एरीज के शब्दों से प्रभावित होकर केविन उसे अपनी डिस्क में डालकर परमानेंस कोड देने का फैसला करता है। एरीज फिर डिस्क का उपयोग करके प्रकाश की एक किरण में कदम रखता है, जो उसे केविन के पुराने बेसमेंट में ले जाती है। शहर
शहर में एथेना रिकॉग्नाइजर को एक टैंक में छोड़ देती है और ईव को पकड़ लेती है। केवल कुछ मिनट बचे होने पर एथेना तेजी से आगे बढ़ने के लिए अपने रास्ते में आने वाले हर वाहन के बीच से ड्राइव करती है। अचानक एरीज सड़क के बीच में दिखाई देता है और उसका सूट नए रंगों में चमकता है, जो दर्शाता है कि वह अब मुक्त है। वह अपनी डिस्क को टैंक पर फेंकता है और उसे नियंत्रण खोने पर मजबूर करता है। यह दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और टूट जाता है क्योंकि आसपास कई कारें दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। एरीज ईव की जांच करता है और पुष्टि करता है कि वह ठीक है। एथेना जल्द ही 2 सैनिक प्रोग्राम्स के साथ फिर से दिखाई देती है और वे एक साथ एरीज से लड़ने लगते हैं। एरीज के लिए उन प्रोग्राम से लड़ना मुश्किल है जो उसके स्तर पर है, लेकिन वह कम से कम 2 सैनिकों को नीचे लाने में कामयाब होता है। इस प्रक्रिया में अपनी डिस्क खो देता है। दुख की बात है कि लड़ाई उसे कमजोर कर देती है और एथेना उस पर हावी हो जाती है। जब वह उसे मारने ही वाली होती है, ईव डिस्क को एरीज की ओर वापस फेंकती है और वह ठीक समय पर एथेना के हमले को रोक देता है। एथेना और एरीज सड़क पर लड़ना जारी रखते हैं और इस बार एरीज का पलड़ा भारी है। वह एथेना का हाथ काट देता है और उसे खत्म करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसी समय एजे डिलिंगर सिस्टम को हैक कर लेता है और उनके ग्रिड को नष्ट कर देता है। मिसाइलें शहर के चारों ओर गिरने लगती है और एरीज एथेना को पकड़ लेता है क्योंकि वह बिखर रही होती है और धूल के अलावा कुछ नहीं बचती। इसके बाद एरीज ईव से कहता है कि ग्रिड को उसकी जरूरत है और पुलिस की गाड़ियों के आने से पहले वह गायब हो जाता है। बाद में मीडिया इस घटना को कवर करता है और डिलिंगर सिस्टम्स को पहले ही दोषी के रूप में देखा जा रहा है। पुलिस डिलिंगर ऑफिस को घेर लेती है, इसलिए जूलियन लेजर्स को सक्रिय करता है और खुद को गिरफ्तार होने से पहले ग्रिड में भेज देता है। जैसे जैसे सप्ताह बीतते हैं, ईव परमानेंस कोड का उपयोग मानवता की मदद करने के लिए करती है। वह केवल एक बटन दबाकर वास्तविक दुनिया में भोजन और दवा लाती है। एक दिन उसे एरीज से एक पोस्ट कार्ड मिलता है जिससे पता चलता है कि वह सैम और कोरा की तलाश में दुनिया की यात्रा कर रहा है, जो एकमात्र अन्य प्रोग्राम है जो कभी ग्रिड से बच निकले थे। डिलिंगर ग्रिड के अवशेषों में जूलियन को एक डिस्क मिलती है जो उसके दादाजी की हुआ करती थी। जब वह इसे पकड़ता है तो उसका आर्मोर से ढक जाता है। Subscribe and turn on notifications so you can watch more videos like this. Thanks for watching.